ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। भगवान कब किसको धनवान बना दे और कब किसको भिखारी, पता ही नहीं चलता। कुसुम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति के जीते जी सब कुछ था, गाड़ियों में घूमती थी, मगर पति की अचानक मौत क्या हुई, सब कुछ खत्म हो गया। बेटे के मरते ही अमीर सास चंद्रकला ने बहू कुसुम को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। गरीब कहीं कि मेरे बेटे को खा गई। पता नहीं तुझे कहाँ से उठा लाया था मेरा बेटा। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं तुझे घर में क्यों रखूं? चल अपने पिल्ले पिलियों को लेकर निकल मेरे घर से। माँ जी, ऐसा मत कहो, ये आपके ही पोता पोतियाँ हैं। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? खबरदार, जो इन्हें मेरा पोता पोतिया कहा तो मैं तुझे धक्के मार कर निकालूं। इससे अच्छा है तू खुद इन्हें लेकर निकल जा। पति के रहते जो कुसुम रानी की तरह रहती थी, उसके मरते ही बेचारी भिखारी बनकर रह गई। सास ने घर से निकाला तो अपने बच्चों मोनू, पिंकी और लाडो को लेकर शहर आ गई। खुद का और बच्चों का पेट पालने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। सिर छिपाने के लिए छत नहीं थी, इसीलिए गंदे नाले के किनारे पड़े सीवर लाइन के एक पुराने पाइप को अपना घर बना लिया। सर्दी का मौसम तो अच्छे से बीत गया, मगर जैसे ही गर्मी आई और सूरज आसमान पर चढ़ा, सीमेंट का पाइप भट्टी की तरह जलने लगा। बच्चों पर गर्मी कहर बरसाने लगी तो वे मासूम बिलक उठे। लाडो बोली, माँ माँ, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे गर्मी सहन नहीं हो रही। माँ पानी दो, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। बस थोड़ा सा सब्र करो मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लाती हूँ। पिंकी बेटी, जब तक मैं पानी लेकर आऊँ तुम मोनू का अच्छे से ख्याल रखना। मोनू को रोने मत देना बेटा। नहीं रोने दूंगी माँ, पर तुम पानी लेकर जल्दी आना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कुसुम नन्हे मोनू को पिंकी की गोद में बैठाकर पानी लेने के लिए निकल जाती है। तेज धूप में चक्कर खाकर गिरने को होती है, मगर किसी तरह खुद को संभाल लेती है। गर्मी तो कहर ढा रही है, पर गरीब को तो यह कहर सहना ही होता है। वहाँ पाइप में कौन सा ऐसी कूलर लगे हैं, यहाँ भी जलना है और वहाँ भी जलना है। यह कहते कहते कुसुम किसी तरह नल तक पहुँच जाती है, मगर जैसे ही वह नल को खोलती है, उसकी तो सांस ही अटक जाती है। हाय राम, नल में तो पानी ही नहीं। अब ऐसी गर्मी में बच्चों के लिए पानी कहाँ से लाऊं? कुसुम निराश होकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। उधर पाइप की जानलेवा गर्मी में उसके प्यासे बच्चे पानी के लिए बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। दीदी मुझे पानी दो, मैं पानी पीऊंगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। चुप हो जाओ, माँ पानी लेने गई तो है, आती ही होगी पानी लेकर। कुसुम कई जगहों पर पानी ढूंढती है, मगर उसे कहीं पानी नहीं मिलता। तभी वह एक दुकान पर पानी की बोतलें रखी देखती है और तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ती है। कुसुम दुकान वाले से मिन्नत करती है, भाई मेरे बच्चे बहुत प्यासे हैं, एक बोतल पानी दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। 202 रुपए की बोतल है, पानी लेना है तो पैसे निकाल, वरना चल दफा हो। पर मुँह गरीब के पास तो पैसे हैं ही नहीं। गर्मी में पानी पिलाने से तो पुण्य मिलता है, दे दो ना भाई, पानी मेरे बच्चे दुआएं देंगे। चल भाग, मुझे तेरे बच्चों की दुआओं की जरूरत नहीं है, भिन्न कहीं की। दुकानदार यह कहकर अपने और ग्राहक को देखने लगता है, मगर तभी अपने बच्चों की प्यास से लाचार कुसुम चोरी करने पर मजबूर हो जाती है। वह पानी की बोतल उठाकर भाग लेती है। दुकानदार चिल्लाता है, अरे 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 अरे, उस चोरनी को कोई पकड़ो भाई, मेरी पानी की बोतल चुरा कर भाग रही है। दुकान वाले के यह कहते ही कई लोग कुसुम के पीछे भागने लगते हैं। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उस चोरनी को पकड़ो, पानी चुरा कर भाग रही है। गर्मी और प्यास की सताई कुसुम 4 कदम भी नहीं भाग पाती कि तभी लड़खड़ाकर गिर पड़ती है और लोग उसे पकड़ लेते हैं। दुकान वाला उसके हाथ से पानी की बोतल छीन हुए कहता है, चोरनी कहीं की, पानी चुराते तुझे शर्म न आई? मेरे बच्चे गर्मी में बिलख रहे हैं, मुझे पानी दे दो ताकि मेरे बच्चे 2 घुट पानी पी सके। दे दो, भगवान के लिए पानी दे दो। यह कहते कहते बेचारी कुसुम रोने लगती है और तभी एक बूढ़ी औरत दुकान वाले को डांटते हुए कहती है, इस गरीब को एक बोतल पानी दे दोगे तो मर नहीं जाओगे। ऐसी गर्मी में ही तो पानी से अच्छी कमाई होती है, और उसी में पानी फ्री दे दूंगा तो मैं क्या कमाऊं? आया कमाई वाला, छी,
ये ले पैसे और पानी इसे दे दे। बूढ़ी औरत दुकान वाले से पानी खरीदकर कुसुम को देते हुए कहती है, बेटी जल्दी से अपने बच्चों के पास जाओ और उन्हें पानी पिलाओ। भगवान आपका भला करे माँ जी। ये कहकर कुसुम जल्दी जल्दी अपने बच्चों के पास आती है। बच्चे पानी के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। पानी ले आई माँ। हाँ बेटा, ले आई। लो, पी लो पानी। पिंकी, बेटी, मोनू, ठीक तो है ना माँ? लगता है भैया से गर्मी सहन नहीं हो रही, कब से रोए जा रहा है। ला, इसे मुझे दे और तू पानी पी। साल भर का मोनू गर्मी से परेशान होकर रोए जा रहा था। कुसुम उसे छाती से लगाकर चुप कराने की कोशिश करती है तो वह उल्टियां करने लगता है। अरे मोनू, तुझे क्या हुआ बेटा? तू उल्टियाँ क्यों करने लगा? माँ, लगता है भैया बीमार हो गया है। चलो इसे जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। हाँ जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। बेचारी कुसुम तपती गर्मी में नंदू को लेकर अस्पताल की ओर चल पड़ती है। तवे की तरह तपती सड़क पर नंगे पांव चलना आग पर चलने जैसा था। कुसुम को तो इस आग का एहसास ही न था, मगर पिंकी और लाडो से एक कदम भी चला न जा रहा था। माँ, मेरे तो पैर जल रहे हैं, मुझसे नहीं चला जाता। मेरे भी पैर जल रहे हैं माँ। बेटियों की यह हालत देख कुसुम से सहन नहीं होता। वह दोनों बेटियों को एक पेड़ के नीचे घास पर खड़े कर देती है और उन्हें समझाते हुए कहती है, जब तक मैं मोनू को डॉक्टर से दवा दिलाकर लाऊं, तुम दोनों यहीं खड़े रहना, ठीक है? कुसुम गर्मी की परवाह न करते हुए मोनू को अस्पताल लेकर जाती है और कहती है, डॉक्टर जी, देखो तो मेरा बच्चा उल्टियाँ कर रहा है। इसे कोई ऐसी दवाई दे दीजिए कि यह ठीक हो जाए। यह बड़े लोगों का अस्पताल है, भिखारी लोगों का नहीं। बच्चे को किसी खैराती अस्पताल में लेकर जाइए। गरीब के बच्चे पर दया कीजिए। साहब, दे दीजिए दवा। अरे नर्स, इस भिखारिन को यहाँ किसने घुसने दिया? निकालो इसे। डॉक्टर के यह कहने पर नर्स कुसुम को अस्पताल से बाहर कर देती है और मोनू की तबीयत और खराब होती जाती है। वह रोते रोते अचानक शांत हो जाता है। कुसुम घबरा कर बोलती है, मोनू, ओ बेटा, मोनू, क्या हुआ तुझे? लगता है अपने बाप की तरह तू भी मुझे छोड़कर चला गया, कम बखत। ये कहकर कुसुम फूट फूट कर रोने लगती है और फिर मरे हुए बेटे को छाती से लगाकर अपनी बेटियों के पास आती है। भैया ठीक हो गया माँ। तेरा भैया तो मर गया बेटी। इस बेरहम गर्मी और लालची दुनिया ने छीन लिया उसे। ये कहकर कुसुम खूब आंसू बहाती है और फिर सारी हिम्मत बटोरकर बच्चे की मिट्टी को ठिकाने लगाने का इंतजाम करती है। वह अपनी बेटियों के साथ पास के जंगल में जाती है और एक जगह फावड़े से जमीन खोदने लगती है। जमीन खोदते वक्त फावड़ा एक हांडी से जा टकराता है और हांडी टूट जाती है। हांडी के टूटते ही धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता है और एक जिन्न बाहर आता है और कहता है, मैं आजाद हो गया। मैं 1000 साल से इस हांडी में कैद था। तुमने मुझे आजाद किया। बोलो क्या इच्छा है? क्या तुम मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। जिन्न के यह कहते ही मोनू जीवित हो जाता है और कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, जिन्न ही बोल पड़ता है, जल्दी से कुछ और मांग लो, फिर मुझे अपने देश जाना है। मुझे इतना धन दे दो कि मैं गर्मी के कारण किसी गरीब को मरने ना दूं, प्यासे को पानी, भूखों को भोजन और धूप के सताए लोगों को शरण दे सकूं। यह सुनकर जिन्न कुसुम को एक सोने का जादुई सिक्का देते हुए कहता है, ये सोने का जादुई सिक्का है। तुम इससे सोने के जितने सिक्के मांगोगे दे देगा। उस धन से तुम नेकी के जितने काम करना चाहो कर सकती हो। ऐसा कहकर जिन्न हवा में उड़ते हुए आसमान में लुप्त हो जाता है और कुसुम सोने के जादुई सिक्के की मदद से गरीब लोगों के लिए शहर भर में कई पानी के प्याऊ सराय और भोजनालय बनवाया। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। सुल्तानपुर में जगन नाम का डाकिया रहता था।
वह बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। गांव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गांव के जितने भी लोग थे सब जगन डाकिया से ही पत्र भेजते थे, क्योंकि वह समय पर पत्र पहुंचा देता था। अरे जगन भैया कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ बहन, आप बताएं कैसी है? सब बढ़िया है भैया। आपने मेरे बेटे का पत्र मुझे समय से पहुंचाया था। बड़ी मदद मिली हमें। मेरी बहू को अभी बच्चा हुआ है, उन्हें मेरी जरूरत थी। अगर जल्दी से पत्र नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती। शहर में मेरी बहू को अकेले बच्चा संभालने में परेशानी होती। पत्र पहुंचने के लिए धन्यवाद आपका। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। इतना कहकर जगन वहाँ से आगे चला जाता है। निशा दीदी आओ, बाहर आओ, तुम्हारा पत्र ले आया हूँ। लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतनी दूर फौज में काम करते हैं। अगर तुम ना होते तो मैं कैसे उन तक अपना पत्र भेजती और कैसे उनके पत्र मुझे मिल पाते। अरे दीदी, यही तो मेरा काम है। जो अपने परिवार से दूर रहे हो उनको पत्र के जरिए मिलाना मेरा काम है बहन। धन्यवाद भैया। उसके गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश भी जगन को जानता था, पर उसने कभी भी किसी को कोई पत्र नहीं भेजा था। एक दिन राजेश बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। वह बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ से जगन गुजरा। क्या हुआ राजेश भाई? कुछ नहीं, जगन भैया माँ बहुत बीमार हैं और शहर में एडमिट है। मेरी बीवी उनके साथ वहीं है, फसल कटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। वरना इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ, पर मैं कैसे लिखूं? मुझे लिखना पढ़ना तो आता नहीं है। अरे तो तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम्हारा पत्र लिखता हूँ। इतना बोलकर जगन वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे एक दो पत्र बहुत जल्दी में पहुँचाने थे। राजेश वहीं पर बैठकर जगन डाकिया का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय में जगन वापस आ जाता है। अरे आप आ गए जगन भैया। हाँ चलो, अब मिलकर तुम्हारी माँ के लिए पत्र लिखते हैं। राजेश ने साथ में अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भी भेजे। सारा पत्र तो जगन डाकिया ने लिखा था, पर पत्र कहाँ भेजना है वो पता राजेश ने लिखा था। यह लो भाई, तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने पैसे भी रख दिए हैं। 2-3 दिन के अंदर यह तुम्हारी माँ तक पहुँच जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें यह जल्द से जल्द मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर सभी अपना अपना काम करने लगे। पत्र को भेजते हुए अब 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन अचानक से राजेश जगन के दफ्तर में आता है। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अरे क्या हुआ राजेश, इतने गुस्से में क्यों हो? जगन भैया, मुझे पता चला है कि मेरी माँ का पत्र अभी तक नहीं पहुँच पाया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे। आपने मुझे अनपढ़ गरीब के साथ ठीक नहीं किया। ये सुनकर जगन डाकिया दंग रह गया। अरे नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। राजेश जगन की आगे की बात सुने बिना ही अपनी आंसुओं को पूछते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच सुबह सुबह ही जगन डाकिया के घर पहुँच जाते हैं। अरे जगन, तुमने क्या किया भाई? हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया, वह भी थोड़े से पैसे के लिए। क्या सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी तरफ से
पत्र आगे पहुंचा दिया था और यह भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। तो फिर राजेश की माँ का पत्र और पैसे कहाँ गए? मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूं कि आखिर हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं सुनना है। हाँ, बस तुम्हारी यह गलती माफ नहीं की जा सकती है। तुम्हें अब हम गांव में काम नहीं करने देंगे। हमें अब दूसरा डाकिया चाहिए। जगन सरपंच की बात सुनकर एकदम से दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। सरपंच वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। आप तो जानते हैं ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। न जाने मैं कैसे साबित करूंगा कि मैंने यह सब नहीं किया है। भैया जरा कुछ राशन दे दो। अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को। राशन हमें माफ करो भैया। जगन ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है। भैया मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से ही राशन लेता आया हूँ और आज तुम ऐसा कह रहे हो। अरे सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखा था ना। भैया दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते हम। हाँ, दुकान वाले ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया। 2 दिन से काम पर भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। जगन बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि वह क्या करे। वह काफी देर तक सोचता रहता है कि ऐसा न हो कि उसे गांव वाले जाने की धमकी दे दे। अपनी भूख शांत करने के लिए जगन पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। दूसरी तरफ राजेश अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी माँ के पत्र के बारे में सोच रहा था। ना जाने माँ कैसी होगी, मेरी बीवी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास सब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। कुछ वक्त लग सकता है पर हम तुम्हारा पत्र और पैसा ढूंढ निकालेंगे भाई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। कोई उससे पहले की तरह बात नहीं करता था, मगर उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी थी। वो हर रोज काम के लिए निकल रहा था। राधिका बहन, लाओ, तुम्हें अपने बेटे को पत्र पहुंचाना होगा ना। नहीं बाबा, रहने दो, भगवान जाने पत्र पहुँचे कि नहीं। बहन, तुमने भी मुझे ऐसी खरी खोटी सुना दी। अब तुम किसी गरीब का पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारेंगे। जगन अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, मगर राधिका की यह कड़वी बात उसके दिल पर लग गई। ठीक है बहन, मेरी ही कुछ भूल रही होगी। चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे चोर चक्कों को यहाँ रोका भी किसने है। आए बड़े संत कहीं के। दो दिन बीत गए और जगन डाकिया अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। सरपंच हमेशा की तरह सुबह सुबह पंचायत में बैठे थे। तभी राजेश भागा भागा वहां आता है। अरे राजेश, ऐसे क्यों भाग रहे हो भाई? क्या बात हो गई? सरपंच जी, हमसे बड़ी भूल हो गई। अरे अरे, जरा सांस ले लो, फिर बताओ क्या हुआ है। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। जगन भैया बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरा पत्र और पैसे दोनों मिल गए हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? सरपंच के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी गांव वाले यह सुनकर दंग रह जाते हैं। ठीक से बताओ, क्या हुआ? कहाँ से मिल गया पत्र और पैसा भाई? सरपंच जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सारा पत्र तो जगन भैया ने लिखा था, मगर उस पर पता मैंने डाला था। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, मैंने गलत शलत पता लिख दिया। डाकिया जब पत्र लेकर शहर गया तो वो पता नहीं मिला ही नहीं। 1 हफ्ता इसलिए लग गया क्योंकि जगन भैया ने उसे कहा था कि पत्र पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो वह शहर में उस पते को खोजता रहा। इतना ही नहीं, जगन भैया ने अपने पास से कुछ पैसे भी दिए थे मेरा पत्र जल्दी पहुंचाने के लिए। अरे अब तब तो हमसे बड़ी भूल हो गई है भैया, जगन को पहचानने में। वह दूसरा डाकिया जिससे जगन भैया ने पत्र भेजा था, वह आज ही मेरे पास आया और आके मुझे मेरा पत्र और पैसा लौटा के गया है। मैंने बड़ा पाप कर दिया सरपंच जी। जगन भैया पर शक करके और गांव के कुछ लोग जगन के घर की तरफ चल पड़ते हैं। जगन, दरवाजा खोलो भाई। जगन भैया, मैं राजेश, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। बहुत देर तक जगन का दरवाजा खटखटाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जगन छोड़ कहीं चला गया होगा भाई? अरे नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब सुनने के बाद
उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया भाई। अरे भाई, ये सब क्या बोले जा रहे हो? शुभ शुभ बोलो, चलो ये दरवाजा तोड़ते हैं। गांव वाले मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर की हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। घर में जरा सा भी उजाला नहीं था। सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। जगन अपने पलंग पर बेहोश लेटा हुआ था। उसने इतना शोर सुनकर भी धीरे से आंखें खोली। अरे भैया, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है। मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी ईमानदारी पर शक किया। आप सही थे, भूल मुझसे हुई। मुझे मेरे पत्र और पैसे वापस मिल गए। अच्छा हुआ भैया, अब माँ कैसी है? जगन की बात सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने जगन की हथेली पकड़ ली और माफी मांगने लगा। जगन, तुमने अपना यह क्या हाल कर लिया है? भाई, मैंने इतने साल इस गांव की सेवा करके बस विश्वास और मान सम्मान ही कमाया था। मैं उसे ऐसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी यह हालत हो गई। अब हम सबको माफ कर दो जगन। हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमसे भूल हो गई भाई। कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ कर दिया है। आप परेशान ना हो। और हाँ, मेरा एक काम जरा जल्दी से कर दो। कौन सा काम? निशा दीदी है ना, जिनके पति फौज में है। देखो, मैंने उधर उनके पति के नाम से एक पत्र लिख के रखा है, जरा उन तक पहुंचा दो। सब लोग जगन की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तुम उनके पति के नाम से पत्र लिखकर क्यों भेजते हो? सरपंच जी, उनके पति को मरे हुए अब साल भर होने को आया है। अगर मैंने उन्हें यह सच बता दिया तो वह जीते जी मर जाएगी। इसलिए उनके पति के नाम के झूठे पत्र लिख देता हूँ। कम से कम इसी सहारे वह जिंदा तो रहेगी। जगन की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम बहुत महान आदमी हो जगन। हम एक बार फिर से तुमसे माफी मांगते हैं। और हाँ, तुम भी अब अपनी सेहत सही कर लो भाई, क्योंकि कल से तुम्हें ही फिर से सब पत्र पहुंचाने हैं, क्योंकि तुम ही हमारे गांव के नंबर 1 डाकिया हो भाई। सरपंच की बात सुन जगन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इसके बाद जगन पहले की तरह हर रोज खुशी खुशी गांव वालों की सेवा में लग जाता है।